सभी को नमस्कार। आज के इस सत्र में हम, जैसा आप थंबनेल में देख पा रहे हैं कि जो हमारी टेस्ट सीरीज 2.0 चल रही है उसका आज हम सॉल्यूशन देखने वाले हैं। लगातार ये क्लासेस आपको मिल रही है जो टेस्ट सीरीज साप्ताहिक होता है। आज इसका तीसरा टेस्ट हुआ है जिसमें बायोलॉजी का जो पार्ट है, किस प्रकार से आपको प्रश्न एग्जाम में मिलते हैं, किस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने हैं, ये सारी चीज़ें आप टेस्ट के माध्यम से सीखते हैं। इसी कड़ी में हमने आज बायोलॉजी का जो टेस्ट नंबर 3 था, इसमें आज का हमारा जो सिलेबस था वो था नॉन कोडेक्स। थोड़ा सा टफ टॉपिक माना जाता है बायोलॉजी में, थोड़ा सा अलग टॉपिक माना जाता है, थोड़ा एग्जाम्पल बेस है। प्रश्न आपका एग्जाम के अंदर आपके 1 से 2 प्रश्न। हालांकि मैं बात करूं नॉन कोर डेटा के साथ साथ आपने यदि जो रिप्रेजेंटेटिव एनिमल है, जो मुख्य जंतु दे रखे हैं, जैसे आपका पेरीप्लेनेटा है, पेरीप्लेनेटा जिसको हम कॉकरोच बोलेंगे, आपका फेरीटेमा है जिसको हम फेरीटेमा, पेरीप्लेनेटा आपका कॉकरोच, जिसके साथ साथ एनेलिडा संघ का जो प्राणी केंचुआ है जिसको हम फेरीटेमा बोलते हैं, इसके साथ साथ मेंढक है, पैरामीशियम है, फेसियोला है, ये सारे नॉन कोऑर्डिनेट्स हैं। तो कुल मिला के नॉन कोऑर्डिनेट बहुत महत्वपूर्ण आपके एग्जाम के दृष्टि से, आपको छोड़ना नहीं है। ऐसे लगभग आपको 5 प्रश्न देखे जाता है, मतलब 5 प्रश्न का मतलब है इनडायरेक्ट डायरेक्ट रूप से 4 से 5 प्रश्न आपके यहाँ पूछे जाते हैं। कई बार 4, कई बार 5, कई बार 4, कई बार 5। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जूलॉजी में गिनती जुनती के टॉपिक है, उनमें ये एक बड़ा टॉपिक है, यहाँ से प्रश्न आते ही आते हैं और आप सबके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आपको केवल कॉन्सेप्ट समझने हैं और किस प्रकार से इसको तैयार करना है, किस प्रकार। आजकल क्या है, मिक्स प्रश्न आते हैं, 2-3 फाइलम के मिक्स प्रश्न पूछता है, फाइलम के बारे में क्या क्या विशेष है, तो आपको मुख्य रूप से उनकी विशेषताओं पर बात करनी है। बाकी हम सॉल्यूशन के साथ साथ ये चीजें सीखेंगे कि सॉल्यूशन में किस प्रकार आपको ये चीजें देखनी है कि आप इसमें जैसे मैं आपको प्रश्न भी बताऊंगा कि किस प्रकार के प्रश्न आते हैं। और निश्चित रूप से ये टेस्ट सीरीज आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। 16 टेस्ट इसके अंतर्गत है, तीसरा टेस्ट आज हो रहा है। आप टेस्ट के माध्यम से भी अपना सिलेबस कर रहे हैं, आप सबसे पहले टेस्ट को दीजिए, उसकी पीडीएफ डाउनलोड कीजिए, उसके प्रश्न देखिए, हर एक शानदार, मतलब हर टेस्ट के अंदर अलग अलग प्रश्न है। उसके बाद रिवाइज टेस्ट होंगे तो उसमें प्रश्न अलग होंगे, तो आपको एक से एक बढ़कर प्रश्न मिलने वाले हैं। तो आपके लिए काफी अच्छी टेस्ट सीरीज है। आप इसके माध्यम से अपना जो सिलेबस है उसको कवर करने का प्रयास करेंगे तो शानदार आपको अवसर होंगे और आगे आपका जो सिलेबस है वो भी बहुत अच्छे तरीके से कवर होगा। तो आप इसके आप आज के जो 45 प्रश्न है वो लेने वाले हैं। सॉल्यूशन किस प्रकार से है कि हम एक एक प्रश्न के ऊपर बात करेंगे, उनके 4 ऑप्शन पर बात करेंगे ताकि आपके जो भी डाउट्स हैं वो सारे क्लियर होंगे और एक प्रश्न में आपको 2-3 प्रश्न मिल जाएंगे। आप यदि ये 45 प्रश्न कर लेते हैं तो आपका ये पूरा टॉपिक क्लियर हो जाएगा, क्योंकि यहाँ आपको पूरा पता चलेगा कि किस प्रकार के। इसके साथ साथ एक छोटा सा टॉपिक इसके अंतर्गत इकोनॉमिक इंपोर्टेंट का है, जो आपको पता है, आर्थ्रोपोडा का, मोलस्का का, एनेलिडा का आर्थिक महत्व, वो भी हमने इसमें शामिल कर रखा है। और एक मानव स्वास्थ्य, ह्यूमन हेल्थ, उसके भी 4-5 प्रश्न इसके अंतर्गत आपको मिलेंगे। तो हम शुरू करते हैं। अब इसके साथ साथ ये जो टेस्ट सीरीज है ये आप सीधा आपको सामने दिखाई दे रही, इसी टेस्ट सीरीज का हम सॉल्यूशन करवा रहे हैं। ये आपको हमारा जो एप्लीकेशन एग्जाम मेरे सूरतगढ़, वहाँ आपको 35% ऑफ पर मिल रही है ये इस पर। इसके साथ साथ हम एक मेगा टेस्ट सीरीज का भी आयोजन आप सबको पता है करने जा रहे हैं। मेगा टेस्ट सीरीज जो हमारी 15 जून से शुरू हो रही है, जिसके अंतर्गत 20-20% सिलेबस के अनुसार 5 पेपर हम करवाएंगे। 2 पेपर आपके टॉपिक आपके रिवीजन के रहेंगे, तो आप इस प्रकार से इसको कवर कर सकते हैं। आगे हम देखें, इसमें 35% का ऑफ इसमें भी दे रखा है। ये बुक्स के बारे में हम पहला प्रश्न देखते हैं। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला प्रश्न है, आपको सबसे पहले प्रश्न को देखना। एक पीछे के टेस्ट में भी मैंने प्रश्न दिया था, वो 117 नंबर शायद प्रश्न था, उसमें गलत की जगह ऊपर आपको सही लिखना था, गलती से वो हो गया था, आप उसको करेक्शन कर लीजिएगा। उत्तर मैंने सही लगाया था लेकिन वो ऊपर आपको गलत की जगह क्या करना था, सही करना। इसमें देखते निम्न कथनों पर आपको विचार करना है। एनेलिडा जो संघ है या एनेलिड्स सत्यगुह्य होते हैं, मतलब जो गुहा है, देह गुहा होती है, वो किस प्रकार की होती है, सत्यगुह्य है। पोरीफेरा कूटगुह्य होते हैं और एस्केल्मंथीज अगुह्य होते हैं। प्लेटियलमंथीज आपके क्या होते हैं, कूटगुह्य होते हैं। इसके बारे में आपको ये बताना था कि इसमें से कौन सा जो प्रश्न है आपका सही है, कौन सा कूट सही है। अब इसमें हम देखें, जैसे पहला है एनेलिडा। अब एनेलिड्स हैं जो सत्यगुह्य होते हैं, यूस एलिमेंट है। आप अब देखते हैं कि सबसे पहले ये प्रश्न आया कहां से। हमें सबसे पहले बेसिक से देखना चाहिए कि जब भी हम नॉन कोऑर्डिनेट्स को पढ़ने के पर शुरू करते हैं, नॉन कोऑर्डिनेट्स को, उसके कुछ महत्वपूर्ण आधार दे रखे हैं, उन आधार पर नॉन कोऑर्डिनेट्स का जो वर्गीकरण है वो किया गया है। उसके आधार पर ही इसके जो महत्वपूर्ण लक्षण है उनका निर्धारण होता है। आपने सबसे देखा होगा
कि जंतु, सबसे पहले सममिति के बारे में हम देखते हैं। सममिति वर्गीकरण का जो आधार है, वर्गीकरण का आधार है, उसके अंतर्गत हम देखते हैं सममिति। पहला हमारा टॉपिक होता है सममिति। सममिति के आधार पर आपने देखा होगा जंतु मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं, द्विपार्श्व सममित और रेडियल सममित। रेडियल सिमेट्री एंड बाइकोलेटरल सिमेट्री। बाय रेडियल का मतलब होते हैं अरीय सममिति और द्विपार्श्व सममिति, ये दो प्रकार की सममिति पाई जाती है। दूसरा जो है, दूसरे के रूप में हम ये देखते हैं कि जंतुओं में जो देह गुहा है उसके आधार पर भी हम जंतुओं का वर्गीकरण करते हैं कि देह गुहा के आधार पर जंतु जो है कितने प्रकार के होते हैं। आप सबको पता है अगुह्य, कूटगुह्य और वास्तविक गुह्य। अब यहाँ जो प्रश्न आपका इस आधार पर दिया गया कि गुहा के आधार पर आप सबको पता है जो प्लेटी एल्मेंथीज है उनमें किसी भी प्रकार की देह गुहा नहीं पाई जाती है, मतलब एक्टोड्रम मेसोड्रम के बीच में जो स्थान है वो बिल्कुल भरा हुआ रहता है, मतलब गुहा नहीं होती, इसलिए उनको क्या कहते हैं, अगुह्य कहते हैं। यदि गुहा पाई जा रही है और मेसोड्रम से स्तरित नहीं है, मेसोड्रम से घिरी हुई नहीं है, मतलब वो वास्तविक गुहा नहीं है, उसको हम क्या बोलेंगे, कूट गुहा बोलते हैं। तो वो क्या कहलाते हैं, सूडोसिलोमेंट कहलाते हैं। कूट गुह्य, अगुह्य को हम बोलेंगे एसिलोमेंट। तीसरा जो आता है उसको हम बोलते हैं, इस आधार पर जो तीसरा होता है यूसिलोमेंट या वास्तविक गुह्य प्राणी। उसमें आपके एनेलिडा है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है। एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा और मोलस्का उसके अंतर्गत आते हैं, जो कि वास्तविक देह गुहा होते हैं, जिसको हम साइजोसिलोम कहते हैं। दो प्रकार के होते हैं वास्तविक देह गुहा, एक को हम साइजोसिलोम कहते हैं, एक को हम एंटेरोसिलोम कहते हैं। एंटेरोसिलोम में आपका इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेट्स आते हैं, साइजोसिलोम में आपके एनेलिडा, मोलस्का और आर्थ्रोपोडा आते हैं। ये वर्गीकरण का मुख्य आधार। इसके अलावा जंतु जो है डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक भी आते हैं। डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब इनमें जंतुओं का जो वर्गीकरण हम देखते हैं तो इनमें द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय जो स्तर है, द्विस्तरीय और त्रिस्तरीय। इसके बारे में हमें यह पता है कि द्विस्तरीय जो जंतु है वो आपके दो स्तरों से बने होते हैं, जिनमें जब हम एम्ब्रियोलॉजी पढ़ते हैं उस समय हमें ध्यान है एक्टोड्रम, मेसोड्रम, एंडोड्रम, ये दो स्तरों से बने होते हैं। वो कहाँ तक होते हैं, सिलेंट्रेटा तक। सिलेंट्रेटा के बाद आने वाले सभी जंतु त्रिस्तरीय होते हैं, मतलब प्लेटी एल्मेंथीज पहला ऐसा संघ है जहां से जंतुओं में त्रिस्तरीय की शुरुआत होती है और वहीं से द्विपार्श्व सममित की शुरुआत होती है। उससे पहले सारे क्या होते हैं, रेडियल होते हैं। तो इससे आपको सबसे पहले जब भी आप नॉन कोर डेटा पढ़ना स्टार्ट करें तो आपको सबसे पहले ये वर्गीकरण का जो मुख्य आधार है, आपके सारे प्रश्न यहीं से सही हो जाएंगे। अब जैसे आप इन चीजों को थोड़ा सा इस तरीके से पढ़ेंगे तो आपके प्रश्न ज्यादा सही होने की संभावना है, क्योंकि आप रटे मत, एक एक फाइलम को रटने की तुलना में आप उसके कॉन्सेप्ट समझें। जैसे हमें पता है कि सम्मिति, अब आप सारे फाइलम की सम्मिति एक साथ याद कर लीजिएगा। सारे में देह को आपको एक साथ याद करनी है, सभी में जो स्तर हैं किस प्रकार के हैं वो सारे एक साथ याद करने हैं। एक चौथा पॉइंट होता है खंडी भवन, ये भी आपको ध्यान होना चाहिए। सारे मुख्य आधार है, यहाँ से प्रश्न बनता ही बनता है। ये चारों चीजें आपको एक साथ याद होनी चाहिए, खंडी भवन, सम्मिति, देह गुहा, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय, ये सारे आपको ध्यान में होने चाहिए, तो आपका प्रश्न गलत नहीं होता है। ये आधार है। अब इसमें हम देखें प्रश्न में निम्न कथनों पर विचार। एनेलिडा सत्य गुह्य होते हैं, पोरीफेरा कूट गुह्य नहीं होते हैं, क्योंकि पोरीफेरा कूट गुह्य नहीं होता, कूट गुह्य होते हैं आपके एस के एल्मंथीज, जिसको हम निमेटोडा बोलते हैं। एस के एल्मंथीज अगुह्य होते हैं, एस के एल्मंथीज अगुह्य नहीं होते हैं, प्लेटी एल्मंथीज अगुह्य होते हैं, इसलिए ये भी गलत है। प्लेटी एल्मंथीज कूट गुह्य होते हैं, ये भी आपका क्या है, गलत है। तो उत्तर नंबर 1, इसका 2 आंसर सही होगा, मतलब केवल एक ही कथन इसमें क्या है, सही है, बाकी सारे क्या है, गलत है। अगला प्रश्न देखते हैं। किस संघ के वयस्कों में अरीय सम्मिति नहीं पाई जाती? किस संघ के वयस्क है जिनमें अरीय सम्मिति नहीं पाई जाती? अब लगभग ने इसमें उत्तर क्या कर दिया होगा, इकाइनोडर्मेटा कर दिया होगा, क्योंकि इनकी लार्वा अवस्था में, इकाइनोडर्मेटा की जो लार्वा अवस्था है वो क्या होती है, द्विपार्श्व सम्मित होती है, द्विपार्श्व सम्मित होती है। लार्वा अवस्था क्या होती है, द्विपार्श्व सम्मित होती है। अरीय सम्मिति नहीं पाई जाती, तो आपका इकाइनोडर्मेटा लार्वा सम्मित। इसके अलावा आपके जो वयस्क हैं इसके, वो क्या होते हैं, अरीय पंचतई होते हैं, अरीय पंचतई होते हैं। तो किस संघ में अरीय समिति नहीं पाई जाती है? टिनोबोरा में आपकी क्या पाई जाती है, अरीय समिति पाई जाती है। टिनोबोरा में यदि हम देखें तो क्या पाई जाती है, अरीय समिति। सिलेंट्रेटा में भी रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। हेमिकोर्डेटा में अरीय समिति आपकी नहीं पाई जाती, इसलिए आपका क्या होगा, 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट होगा।
कि हेमिकोर्डेटा जो संघ है उसके अंतर्गत अरीय समिति आपकी नहीं पाई जाती है। लार्वा में द्विपार्श्व है और वयस्क में क्या होते हैं, अरीय होते हैं। टिनोफोरा अरीय है ही और सिलेंड्रेटा अरीय है ही, आपका हेमिकोर्डेटा के अंदर इस प्रकार की सिमेट्री नहीं पाई जाती। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा विकल्प एनेलिडा संघ के विशिष्ट लक्षणों को उचित रूप से प्रदर्शित करता है? ऐसा कौन सा कथन है जो एनेलिडा संबंध के एनेलिडा के रूप में सही, एनेलिडा का जो संघ है उसके बारे में सही बता रहा है? आपको इसमें देखना था, देखो त्रिकोरिक मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक, द्विकोरिक मतलब डिप्लोब्लास्टिक, द्विस्तरीय त्रिस्तरीय बात कर रहा है ये। खंडन रहित, खंड जिनमें नहीं पाए जाते विखंडी भवन खंड। अब देखो ये आपको सारी चीजें एक साथ ऐसे याद करनी है, जैसे हमें बताया कि ट्रिप्लोब्लास्टिक शब्द आपका प्लेटियल मंचित से लेकर सब जंतुओं में ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। इसके बाद हम देखें खंड, खंड नहीं पाए जाते। हमें भी ये पता है कि मोलस्का जो है, जो आपका मोलस्का है वो खंड विहीन होता है, खंड विहीन होता है। हमें ये भी पता है इकाइनोडर्मेटा है। ये सारी चीजें आपको एक साथ ध्यान में रखनी, इकाइनो एक साथ तुलना करके आप याद रखेंगे, जल्दी याद रहेगा। इकाइनोडर्मेटा भी क्या है, खंड विहीन है। आगे हम देखें, जैसे देखेंगे इसके साथ साथ आपका कई बार आपने देखा होगा खुला रक्त परिसंचरण, बंद रक्त परिसंचरण, ये सारे लक्षण आप कॉमन रूप से ध्यान रखें साथ साथ, तो आपको जल्दी याद होते हैं। जैसे मैं मोलस्का का कह रहा हूँ कि क्या होते हैं, ये खंड विहीन जंतु होते हैं, और इकाइनोडर्मेटा भी आपका क्या होता है, खंड विहीन होता है। बाकी सब में कुछ ना कुछ खंड पाए जाते हैं। अभी हम प्लेटियल मंथीज की बात करें तो प्लेटियल मंथीज का जो प्लेनेरिया है, पहला है ट्रिमेटोड, सेस्टोड, ट्रबिलेरिया, ट्रिमेटोड और सेस्टोड, उनमें खंड एक में नहीं पाए जाते, बाकी में खंड कुछ ना कुछ पाए जाते हैं। जैसे टीनिया सोलियम में खंड है, फेसियोला में खंड है, लेकिन प्लेनेरिया में खंड नहीं है। तो इस प्रकार से आप इनको ध्यान रख सकते हैं। आप एनेलिडा के संबंध में देखें तो ये क्या कह रहे हैं कि विकल्प एनेलिडा संख्या, हमें ये पता है कि ये ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा, निश्चित रूप से ट्रिप्लोब्लास्टिक होगा और द्विपार्श्व सम्मित पाए जाते हैं। अब इसमें देखें पहला जो ऑप्शन त्रिकोरिक है, खंड रहित है, देह है, खंड रहित देह है, वह आपकी द्विपार्श्व सम्मित है। ये प्रश्न में मुझे डाइट है कि पहला जो ऑप्शन है आपका गलत होगा, क्योंकि खंड रहित है जबकि इनमें तो खंड पाए जाते हैं। दूसरा है त्रिकोरिक है, खंड देह है, द्विपार्श्व सम्मित है। ये मुझे सही लग रहा है, 2 नंबर ऑप्शन में एक बार सही कर रहा हूं। त्रिकोरिक है, चपटा देह नहीं है, चपटा देह तो हमें प्लेटियल मंथीज में मिलता है, इसलिए बिल्कुल एगोई भी आपकी किसमें, प्लेटियल मंथीज में, इसलिए ये भी गलत है, ये भी गलत है और ये भी आपका गलत है। चौथा ऑप्शन हम देखें द्विकोरिक, ये बिल्कुल गलत हो गया, ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे तो ये भी आपका गलत है, इसलिए उत्तर नंबर आपका 2 बिल्कुल राइट होगा। तो आपको मुख्य रूप से मैंने जो आधारभूत लक्षण बताए थे यानी इसके अंतर्गत आप उनको तो याद कर ही लेना है। जैसे आपका उत्सर्जन तंत्र है, चाहे आपका पाचन तंत्र है, पाचन तंत्र हालांकि नहीं पूछा जाता, रक्त परिसंचरण तंत्र है, कौन सा वर्णक इनमें पाया जाता है, हीमोग्लोबिन पाया जाता है या क्या पाया जाता है। इसके अलावा हम बात करें इसका जो वर्गीकरण का आधार है, डिप्लोब्लास्टिक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, देह गुहा किस प्रकार की पाई जाती है, खंडी भवन किस प्रकार का पाया जाता है। इनके मुख्य एग्जाम्पल जो मिलते जुलते हैं, जैसे समुद्री शब्द से जुड़े हुए एग्जाम्पल हो सकते हैं या कूटकर्मी हो सकते हैं। जैसे कुछ कर्मी जो वास्तव में कर्मी नहीं है, पीछे शब्द कर्मी लगा हुआ है, वो एनेलिडा संघ में भी हो सकते हैं। तो ऐसे प्रश्न ज्यादातर एग्जाम के अंदर पूछे जा सकते हैं, उन आधार पर ही आपको इसको पढ़ना है। आप केवल रटी रटाई बातें मत याद कीजिए, थोड़ा सा एग्जाम पैटर्न को समझे, उस प्रकार के प्रश्न आपको हल करने। तो 2 नंबर उत्तर आपका इसका क्या होगा, राइट होगा। कुछ जंतुओं में 109 नंबर में, कुछ जंतुओं में के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? जैसे गोलकर्मी एस्के अल्मंथीज कूट प्रगुहिक प्राणी है, मोलस्का एगुहिक प्राणी है, कीट कूट प्रगुहिक प्राणी है, चपटे कर्मी प्रगुहिक प्राणी। अब आप सबको पता है, बहुत आसान सा प्रश्न था। यदि आपने देखा होगा गोलकर्मी, हमें पता है गोलकर्मी बोल दो, एस्केरिस बोल दो, ये सारे क्या होते हैं, कूटगुही होते हैं, स्यूडोसिलोमेंट होते हैं। स्यूडोसिलोमेंट होते हैं, इन्हें क्या कहते हैं, कूटगुही प्राणी कहते हैं। 1 नंबर ऑप्शन इसका आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल राइट है। मोलस्का है गुही नहीं होता है, गुहा पाई जाती है। कीट आर्थ्रोपोडा में आते हैं, इसलिए प्रगुहिक प्राणी है, ये भी गलत है। और चपटे कर्मी प्लेटियल लेमेंथिस प्रगुहिक प्राणी है, ये भी क्या है, गलत है। 1 नंबर उत्तर आपका इसका बिल्कुल राइट होगा, 109 नंबर का। 110, निम्न में से किस एक समुच्चय के एक संघ तथा 3 उदाहरण मिलाए गए। मतलब एक इधर वाले क्या है, संघ है। निडेरिया को हम क्या बोलते हैं, आपको पता है सिलेंट्रेटा बोलते हैं। कई बार ऐसा निडेरिया शब्द भी आ जाता है, निडोब्लास्ट कोशिकाएं पाई जाती है, इसका निडेरिया शब्द है।
सिलेंट्रेटा। सिलेंट्रेटा जो शब्द है वो किस में आएगा? निडेरिया, बोनेलिया, फाइसेलिया और ओरेलिया। ओरेलिया हमें पता है इसको क्या कहते हैं, जेलीफिश कहते हैं। तो ये शब्द तो हमारा सिलेंट्रेटा में देखा हुआ है, मान सकते हैं ओरेलिया या जेलीफिश। साइफोजोआ क्लास का सदस्य है। फाइसेलिया जिसको हम पुर्तगाली युद्धपोत कहते हैं, ये भी हमारा क्या है, दोनों शब्द क्या है, इससे जुड़े हुए हैं। लेकिन बोनेलिया हम मुख्य रूप से एनेलिडा संकेतन उसको यूज करते हैं। बोनेलिया किस में आता है, एनेलिडा के अंतर्गत आता है, इसलिए इसका उत्तर ये नहीं हो सकता। प्लेटेलेमेंथिस की बात करें, प्लेनेरिया आपका बिल्कुल ट्रबिलेरिया है, उस क्लास का सदस्य है जिसको स्वतंत्र कर्मी कहते हैं। सिस्ट्रोसोमा रक्त पर्णकर्मी, ये भी आपका इससे जुड़ा हुआ है। और एंटीरोबियम जिसको हम पिन कर्मी कहते हैं, तो ये आपका निमेंटोलेमेंथिस का, इसलिए ये भी बिल्कुल सही नहीं है। मोलस्का, मोलस्का में लोलिंगो ये शब्द भी है। टेरिडो जिसको जहाज कर्मी कहते हैं, ऑक्टोपस जिसे हम प्रेतमीन कहते हैं, तीनों ही जुड़े हुए सही हैं। इसका मतलब मोलस्का में ये आने वाले तीनों शब्द मोलस्का के अंदर 3 नंबर उत्तर इसका बिल्कुल राइट है। चौथा और देख लेते हैं। अब पोरीफेरा के अंदर स्पोंजिला, यूप्लेक्टेला, पेनेटुला। पेनेटुला शब्द आपका किसमें है, सिलेंट्रेटा में, इसलिए ये भी आपका पेनेटुला सी, पेनेटुला समुद्री पेन आपका है। बाकी मान लो दोनों सही है, लेकिन ये चौथा गलत हो गया, तो ये भी आपका क्या है, गलत है। तो 3 नंबर ऑप्शन इसका भी राइट होगा। निम्नलिखित में से किस एक समुच्चय के संघ तथा उसके 3 उदाहरण सही मिलाए गए। प्रश्न नंबर हम देखते हैं 111। विखंडी खंडी भवन किसकी विशिष्टता है? वास्तविक जो खंडी भवन है, हमें पता है खंड किसके अंदर वास्तविक पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा संघ के प्राणी है जिनके अंतर्गत वास्तविक खंडी भवन पाए जाते हैं। ये चीज आपको विशेष तौर से ध्यान रखनी है, ये आधारभूत लक्षण है नॉन कोर डेटा के। जैसे हमने देखा था कि खंडी भवन, तो वास्तविक जो खंडी भवन है वो आपका किसमें पाया जाता है, एनेलिडा और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत पाया जाता है। अगला प्रश्न है, ब्लास्टोसील से उत्पन्न विकसित गुहा कहलाती है। अब उल्टा पूछ लिया इन्होंने कई बार, ये प्रश्न मैंने पहले भी टेस्ट में घुमाकर पूछा हुआ है थोड़ा सा। आपने देखा होगा कि आपकी जो कूट गुहा है जिसे हम स्यूडोसिलोम कहते हैं, इसका निर्माण ब्लास्टोसील से होता है, स्यूडोसिलोम, या जिसको हम कूट गुहा कहते हैं, कूट गुहा। और ये विशेषता किसकी है, आपकी नीमेटोडा की है, नीमेटोडा की विशेषता है। एक मिनट, आगे हम देखते हैं ब्लास्टोसील से उत्पन्न विकसित गुहा कहलाती है। अब ब्लास्टोसील शब्द जो है वो लिया गया है स्यूडोसिलोम के अंतर्गत। स्यूडोसिलोम का मतलब है कूट गुहा, जिसको हम नीमेटोडा कहते हैं। नीमेटोडा शब्द आपका नीमेटो एल्फेंटिक से लिया गया है। वहां उसमें क्या विकसित होती है, वास्तविक गुहा नहीं पाई जाती है, कूट गुहा पाई जाती है। कूट गुहा क्यों कहते हैं, क्योंकि वह गुहा या वह सिलोम या वह देह गुहा जो मीजोड्रम से स्तरित नहीं होती है, उनको हम कूट गुहा कहते हैं। उसका स्यूडोसिलोम आपका इस तरह से ही उत्तर होगा, ब्लास्टोसील से विकसित होते हैं। 112 का आपका 3 नंबर उत्तर राइट है। पोरीफेरा में पाए जाने वाला सबसे साधारण प्रकार का नाल कैनाल सिस्टम। रेस्कुलर सिस्टम अलग चीज है, कैनाल सिस्टम आपकी विशेषता होती है। पोरीफेरा में कैनाल सिस्टम होता है, सबसे सिंपल एस का प्रकार का कैनाल सिस्टम आपका पोरीफेरा में पाया जाता है। अरस्तु की लालटेन काफी अच्छा प्रश्न है, फेमस प्रश्न है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। अरस्तु की लालटेन एक मुंह से जुड़ी हुई संरचना है, वो एक विशेष प्रकार का उपकरण पाया जाता है जिसको हम अरस्तु की लालटेन के नाम से जानते हैं। निम्न में से किस वर्ग में ये पाई जाती है? अब आपने ये देखा होगा, दांत 5 दांत की संरचना होती है, होलोथ्रोइडिया। पहले जो क्लास इकाइनोडर्मेटा की जब हम बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा, इकाइनोडर्मेटा में जब हम बात करते हैं, इकाइनोडर्मेटा की जब हम बात करें, उसमें आपका क्लासिफिकेशन देखते हैं, होलोथ्रोइडिया, इकाइनोइडिया, क्राइनोइडिया, एस्टेरोइडिया, ओफ्यूरोइडिया, ये 5-6 क्लासें हैं। इसमें सबसे महत्वपूर्ण 2 क्लासें होलोथ्रोइडिया और इकाइनोइडिया। पहली क्लास आपकी क्या है,
होलोफ्यूरोइडिया है, दूसरी आपकी क्या है इकाइनोइडिया। इकाइनोइडिया क्लास से ये जुड़ा हुआ है, इसमें 5 दंत युक्त संरचना होती है जो कि भोजन को चीरने काटने का काम करती है। इसे अरबी लालटेन के नाम से जाना जाता है। तो इसका उत्तर नंबर आपका 1 बिल्कुल सही होगा। अरबी लालटेन इकाइनोइडिया, इकाइनस, सी अर्चिन वगैरह इसमें आते हैं। अगला है, अब देखो इसमें होलोथुरोइडिया जैसे बात करते हैं, होलोथुरोइडिया पहली क्लास जैसे इकाइनोइडिया है, इकाइनोइडिया में समुद्री अर्चिन आता है, आपका देखा होगा समुद्री अर्चिन। ये शब्द कई बार क्या है पूछ लिया जाता है, जैसे समुद्री शब्द से जुड़े हुए। ये क्यों एग्जांपल याद करने, आपको एक एक दो एग्जांपल आपको याद करना। मैंने आपको बताया था मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और आर्थ्रोपोडा और आपका सिलेंड्रेटा, इसके एग्जांपल मोस्ट इंपोर्टेंट, इनको आपको याद रखना क्योंकि देखो समुद्री शब्द लग गया। अब हमें ये पहचान होती है कि समुद्री अर्चिन किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। इकाइनोडर्मेटा की जो दूसरी पहली क्लास दूसरी क्लास है इकाइनोइडिया, उसका सदस्य है। इकाइनोइडिया में क्या आता है समुद्री अर्चिन। इसे होलोथुरोइडिया जैसे पहली क्लास है, इसमें आता है आपका समुद्री कीड़ा, होलोथुरिया समुद्री कीड़ा। अब हमें लगता क्या है समुद्री कीड़ा है, लेकिन ये है किसका आपका समुद्री अर्चिन हो गया। ये समुद्री कीड़ा में कितना है होलोथुरिया जिसको बोलते हैं, समुद्री कीड़ा आपका आता है इकाइनोडर्मेटा। अब जैसे एस्टिरोइडिया है, एस्टीरिया तारा मछली जिसको कहते हैं, एस्टीरिया तारा मछली, ये शब्द भी इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है एस्टीरिया तारा मछली। इस प्रकार से आपको देखिए आप सारे ऑप्शन में देखेंगे तो आपको हर में एक प्रश्न मिलता है। अब ओपियोइडिया है, जैसे आपने भंगूर तारा का नाम सुना होगा, भंगूर तारा, ये शब्द दिया जाता है कि भंगूर तारा किससे संबंधित है, ओपियोइडिया। ये फेमस 5-7 एग्जाम्पल एक के अंदर है, वो आपको याद करना है। आप इस तरीके से इसको खोल के पूरा पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। बायो को रटे नहीं, थोड़ा सा समझेंगे तो आपको याद होने लगता है। अगला प्रश्न है, इसका उत्तर आपको बताया था 1 नंबर। अगला प्रश्न है, जेलीफिश निम्न में से किस वर्ग से संबंधित है। जेलीफिश जिसको हम ओरिलिया कहते हैं, ओरिलिया। अब ये पता है कि ये जेलीफिश नहीं है, जेलीफिश का मतलब ये फिश नहीं है, और फ्रूट फिश है, फ्रूट मछली है, जेलीफिश ओरिलिया कहते हैं। और आपका पहला हाइड्रोजोआ, एन हाइड्रोजोआ, साइकोजोआ और एंथोजोआ की क्लास है। तो ये साइकोजोआ संघ के अंतर्गत आती है, 2 नंबर क्लास है हाइड्रोजोआ, हाइड्रोजोआ, साइकोजोआ और आपका एंथोजोआ, ये 3 वर्ग है इसके अंतर्गत सिलेंड्रेटा के अंतर्गत। और इसमें से इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा आपका 2 नंबर साइकोजोआ, जिसे हम अब जैसे आपने देखा होगा कि हाइड्रोजोआ के अंतर्गत ज्यादातर आपका हाइड्रा ओवेलिया है, इसमें हाइड्रा और ओवेलिया, और इसमें सारे वो समुद्री फैन, समुद्री पंखा, समुद्री पंख, वो सारे किसमें आ जाते हैं, क्लास के अंतर्गत आते हैं। वो सारी चीजें आपको ध्यान में रखें। तो ये इसके एग्जाम्पल भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, महत्वपूर्ण आपको साथ साथ में रखने। इसका समुद्री पंख, समुद्री पंखा, समुद्री फैन, ये सारी चीजें इसमें आई। और साइकोजोआ में हमने देख लिया ओरिलिया के साथ है, इसमें आपके हाइड्रा और ओवेलिया आता है। उत्तर नंबर आपका 2 इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, इकाइनोडर्मेटा के संबंध में मैंने सारे मेन जो चीजें वो प्रश्नों में शामिल किया, एनसीईआरटी को देखते हुए सारे प्रश्नों में कि इसका क्या चीज इंपॉर्टेंट। अब इसमें हम देखें थोड़ा सा, अपने सारी चीजें इस पे बात करूंगी कि लार्वा में द्विपार्श्व, मैंने आपको एक ही बात कह दी कि द्विपार्श्व समिति और अगली समिति को आप एक साथ याद कर लीजिए पूरा। अब हमें पता है कि इकाइनोडर्मेटा में लार्वा में द्विपार्श्व समिति है, तो वेस्ट में ये अपवाद है कि यहाँ दोनों समितियां पाई जाती है कि लार्वा में अलग है और वेस्ट में अलग, बाकी सब में या तो ये होगी या द्विपार्श्व होगी। तो ये कथन बिल्कुल क्या है नहीं है। शारीरिक संगठन, अब हमें पता है कि शारीरिक संगठन की बात करें तो प्रोटोजोआ से लेकर एक साथ, प्रोटोजोआ में होता है जीव द्रव्य या प्रोटोप्लाज्मिक स्टेज का होता है, कोशिकीय स्तर का होता है किसमें आपका पॉलीफेरा के अंदर, उत्तकीय स्तर का होता है किसमें आपका सिलेंड्रेटा में, उसके बाद उत्तर तंत्र स्तर का होता है किसमें लैटियल ग्रंथि में, और उसके बाद अंग स्तर का होता है किसके अंतर्गत लैटियल ग्रंथि के अंतर्गत, अंग तंत्र का किसमें होता है एस्केल ग्रंथि, जो रोस्टम में क्या होता है तंत्र स्तर का होता है। इस प्रकार से आपको एक बार देखना है कि एक अंग तंत्र स्तर लैटियल ग्रंथि के बाद सब में क्या पाया जाएगा अंग तंत्र स्तर का, और लैटियल ग्रंथि का अंग स्तर का है, उससे पहले आपका उत्तर अंग स्तर का है, पहले उत्तर स्तर का है। इस प्रकार से ही चलता रहता है, आपको ये ध्यान में रखना।
दो नंबर भी आपका क्या हो गया, गैर मेटामेंट तंत्र स्तर का बिल्कुल सही है। तीसरा है रक्त परिसंचरण तंत्र बंद प्रकार का पाया जाता है, इसमें लाल मतलब ट्यूब फिट पाए जाते हैं, ये बात भी बिल्कुल सही है, ट्यूब फिट पाए जाते हैं। तो ये बात सही है। अब देखो रक्त परिसंचरण तंत्र की बात आप एक साथ निकालें लें, क्योंकि रक्त परिसंचरण तंत्र हमें बहुत कंफ्यूज करता है। अब देखते हैं पहले खुला, जैसे हमने देखा मोलस्का के अंतर्गत, हमने देखा इकाइनोडर्मेटा के अंतर्गत, और हमने देखा आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत। इन तीनों में खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, गांठ बात, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ये चीज आपको याद होगी। अब आपको अब देखो एक अपवाद भी है, मोलस्का का जो सिफेलोपोडा क्लास है तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना, सिफेलोपोडा को छोड़कर सिफेलोपोडा में क्या पाया जाता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बाकी सब इन तीनों में मोलस्का, बड़ा संघ है, इकाइनोडर्मेटा है, आर्थ्रोपोडा है, इन सब में क्या है, खुला रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। एनेलिडा में क्या होता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। आप एक साथ इसको याद कर सकते हैं, आपका बिल्कुल। अब यहाँ इकाइनोडर्मेटा में गलत कथन हो गया, ये तो क्या होता है, खुला होता है, यहाँ क्या दे रखा है, बंद दे रखा है, ये क्या होगा, मछली था यहाँ खुला होगा। इसका मतलब 3 नंबर उत्तर इसका क्या हो जाएगा, इसको थोड़ा सा राइट हो जाएगा। इस प्रकार से आप याद करें, निश्चित रूप से आप आराम से इनको कवर करते हुए चलें। एस्कोमेलिन का चयन करना। अब एस्कोमेलिन देखो समुद्री कीड़ा, अब इनको थोड़ा सा पहचानिए, ये लगभग किससे पूछे गए हैं आपके, ये पूछे गए हैं इकाइनोडर्मेटा। अब हमें पता है समुद्री कीड़ा सौसर वृक्ष, एस्कोमेलिन का आपको चयन करना है। बाकी सारे सुमेलिन केवल क्या है, एक एस्कोमेलिन इसके अंतर्गत है आपका, बाकी सारे क्या है। अब देखो पहला समुद्री कीड़ा जिसको सौसर वृक्ष कहते हैं, सौसर वृक्ष नामक संरचना आपको पता है कि होलोथ्रिडिया समुद्री कीड़ा, इकाइनोइडिया पहली जो क्लास है उसके अंतर्गत, होलोथ्रिडिया के अंतर्गत पाए जाते हैं, इसको सौसर वृक्ष कहते हैं। समुद्री कीड़ा में पाए जाते हैं, इकाइनोडर्मेटा से जुड़ी हुई सही है। समुद्री अर्चिन, इकाइनोइडिया जो क्लास है, होलोथ्रिडिया सौसर वृक्ष, होलोथ्रिडिया, ये तो आगे क्या आपके समुद्री कीड़ा है, होलोथ्रिडिया जिसको बोलते हैं समुद्री कीड़ा। दूसरी है इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया जिसको हम अरस्तुति लाए थे, कहते हैं इकाइनोइडिया, इकाइनोइडिया क्लास के अंतर्गत पाए जाते हैं, अरस्तुति लाते हैं जिसको हम समुद्री अर्चिन कहते हैं। टेस्टिडिया आपको होलोथ्रिडिया के अंदर, क्राइनोइडिया, एस्टिरोइडिया जिसको बोलेंगे एस्टिरोइडिया, ये भी आपकी सही है, एस्टिरिया तारामछली पाई जाती है। इकाइनोकार्डियम ये सही नहीं है, भंगुर तारा ओपियोरोइडिया से संबंधित है, ओपियोरोइडिया के क्लास उससे संबंधित भंगुर तारा उसमें पाया जाता है, भंगुर तारा वो जीवों में इसके क्लास से जुड़ा हुआ है कि भंगुर तारा किसमें आते हैं, ओपियोरोइडिया क्लास के अंतर्गत आते हैं। चौथा ऑप्शन आपका क्या हो गया, इसका बिल्कुल गलत हो गया, ये दोनों और ये तीनों आपके क्या है, सही है। चौथा ऑप्शन आपको गलत मानते हुए चलना है, 4 नंबर। तरीके से आप बड़े बड़े ऑप्शन एक एक दो एग्जाम्पल भी आप इसके याद कर लेते तो आपका प्रश्न गलत नहीं। अब निम्न कथनों पर आपको विचार करना था, आर्थ्रोपोडा के संबंध में निम्न कथनों पर विचार करें और सही कथनों का आपको चयन करना। इनमें उत्सर्गी पदार्थ के रूप में यूरिक अम्ल व अमोनिया पाए जाते हैं, बिल्कुल सही है। इनमें रक्त हीमोसील में बहता है, बिल्कुल सही है। तंत्रिका तंत्र अधर सतह पर पाया जाता है, बिल्कुल सही है। हृदय परक सतह पर पाया जाता है, बिल्कुल सही। क्यों सही, हम देखते हैं। उत्सर्गी पदार्थ यदि हम बात करें स्थलीय की तो आपका क्या होगा, यूरिक अम्ल होगा। जलीय की बात करें क्या हो जाएगा, अमोनिया हो जाएगा। बात दूसरा कहता है रक्त हीमोसील में रहता है, क्योंकि इनमें रक्त परिसंचरण तंत्र खुला होता है, तो वो क्या रहेगा, पूरी रक्त नलिकाओं में रहेगा, तो रक्त नलिकाओं को क्या रहता है, हीमोसील कहते हैं। तीसरा रक्त जो हृदय होता है, नॉन कोऑर्डिनेटा का हृदय आपका पृष्ठ सतह पर होता है और तंत्रिका तंत्र आपका अधर सतह पर होता है। नॉन कोऑर्डिनेटा के अंदर हृदय आपका हमेशा क्या होगा, पृष्ठ सतह पर होगा। हृदय क्या होगा, पृष्ठ सतह पर होगा। तंत्रिका तंत्र किस पर होगा, अधर सतह पर पाया जाता है। तंत्रिका तंत्र अधर सतह पर, और ये मैंने कई बार पहले बता दूंगा, पृष्ठ और हृदय क्या होता है, पृष्ठ सतह। आप कैसा प्रश्न बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है
कि कई बार ऐसा शब्द दे देते हैं कूट के अंदर, हमेशा याद रखना कि तंत्रिका तंत्र नॉन कोर डेटा के अंदर अध्यक्ष सतह पर, और आपका जो अर्घ्य है वो परत सतह पर, किससे नॉन कोर डेटा, कोर डेटा में उल्टा तंत्रिका तंत्र परत सतह पर और अर्घ्य अध्यक्ष सतह पर, ये ध्यान रखना। ये आपका नॉन कोर डेटा की बात कर रहे हैं, नॉन कोर डेटा की चाहिए, इसलिए उत्तर इसका क्या हो जाएगा 1 2 3 4 हो जाएगा, 3 नंबर आपका बिल्कुल राइट आंसर है। इस प्रकार से सारे इंपोर्टेंट जो फैक्ट हैं, अब आर्थ्रोपोडा में इंपोर्टेंट फैक्ट सारे ले लिया, आगे और भी प्रश्न आए होंगे हम शामिल कर लें। तो आप इस तरीके से यदि करते जाएं, खुद पढ़ें, ऑब्जेक्टिव निकालें, इस प्रकार से एनालिसिस यदि आप करेंगे तो आप आयोग बिल्कुल आपके लिए आसान हो और अच्छे प्रश्न अच्छे से कर सकते हैं। ऐसे में लिखता चयन करते हैं, ये मोलस्का के संबंध में पिछले का उत्तर मैंने आपको बता दिया था, 118 का 2 नंबर उत्तर आपका क्या होगा, ट्राई करेंगे। देखो ऐसे में का आपको क्या करना है, चयन करना। अब देखो यहाँ पहला शब्द है मोलस्का, आपका पहला शब्द क्या है, मोलस्का। मोलस्का में निर्धारित सर्किल विचलन पाया जाता है, ये बात बिल्कुल क्या है, नहीं है, नहीं याद है तो आप इसको याद कर लेना। मोलस्का का शरीर एकखंडित होता है, बिल्कुल मोलस्का में दोनों का शरीर क्या होता है, एकखंडित होता है, सही है। मोलस्का में मेटानेक्टिडिया प्रकार के उभर पाए जाते हैं, प्रोटोनेक्टिडिया अलग होते हैं जो कि प्लेटियल ग्रंथि गैस के अंदर जिसमें पाए जाते हैं, और मेटानेक्टिडिया जिसको केबल के अंग बोसिनस के अंग बोलते हैं, इसकी विशेषताएं है, ये आपकी विशेषताएं है मोलस्का की, ये बात क्या है, सही है। सीफेलोपोडा में खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, ये बात क्या होगी, गलत चीज क्या पाया जाता है, बंद प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है। तो आप इसका उत्तर नंबर आप 4 नहीं करेंगे, तो उत्तर नंबर आप क्या करेंगे, खुले प्रकार का रक्त परिसंचरण पाया जाता है, इसका मतलब ये हुआ कि आपका 4 नंबर इसका गलत हो गया। 119 का क्या होगा, 4। जंतु जो मोलस्का से संबंधित है, अब सबसे पता है कि रजत मीन, जिसको लेपिस्मा बोलते हैं, और ये हमारा जुड़ा हुआ किससे है, ये हमारा जुड़ा हुआ है आर्थ्रोपोडा से। ये पूछा था कि मोलस्का संघ में कौन-कौन शामिल है, तारा मीन इसको स्टारफिश बोलते हैं, गैनोडर्मेटा में, ये आपकी आर्थ्रोपोडा में, एक और दो तो गलत हो गया। रेजर मीन, लेपिस्मा जिसको बोलते हैं रेजर मीन, ये आपका बिल्कुल सही होगा, लेपिस्मा मीन। रजत मीन को आपके क्या बोलते हैं, लेपिस्मा, और ये क्या है आपका कोलेन, जिसको हम रेजर मीन ब्लेड मछली कहते हैं, कोलेन रेजर मीन। और कटल भी आपको पता है किसको कहते हैं, सीपिया। तो ये दोनों 3 और 4 आपके किसमें है, मोलस्का में शामिल है, इसके ऊपर नंबर 2 आपका इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है, तो इसका उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 2। आप समझ गए होंगे। ऐसे जंतु की आपको पहचान होनी चाहिए। कूट मछलियों के संबंध में भी प्रश्न पूछा जाता है, कूट गर्मी कूट मछलियां बहुत इंपॉर्टेंट है। 3 चीजें लार्वा अवस्थाएं सबकी आपको याद होनी चाहिए। कूट मछलियां जो वास्तव में मछली नहीं है, केवल शब्द पीछे लगा हुआ है, मीन, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आता है। और कूट कर्मी जो कर्मी नहीं है, शब्द केवल लगा हुआ है, कर्मी किसमें आते हैं, निमेटोडा में आते हैं। वैसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, तो आपको ध्यान में रखना, कंफ्यूज इसमें हम होते हैं। 120 का 9 नंबर होता है। निम्न में से एक सुमेलित है, नाल तंत्र, कैनाल सिस्टम आपका सारा मछली में नहीं पाया जाता, क्योंकि ये विशेषता किसकी है, ओरिफेरा की। तो यहाँ साइकिल ऊपर निकल जाता, ओरिफेरा गलत है। सीखा सेल जिसको हम प्लेन सेल कहते हैं, ये भी विशेषता किसकी है, प्लेटीहेल्मिन्थेस की है, ये कदम भी गलत है, गलत। हीमोफिल रक्त पूरी नलिकाओं में बहता है, टोन क्या है, आर्थ्रोपोडा के सदस्य है, इसका मतलब ये बात बिल्कुल सही है। चौथा गलत है, जल संवहन तंत्र आपका साइकिल की विशेषता नहीं है, जल संवहन तंत्र आपकी पूरी तरह की विशेषता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा बोलते हैं, इकाइनोडर्मेटा की विशेषता है। ये क्या हो गया, आप समझ गए। नाल तंत्र किसकी विशेषता है, पूरे पिरा की है, क्या देखा, आराम से गलत हो गया। सीखा सेल, प्लेन सेल, ये किसकी विशेषता थी, प्लेटेड ग्रंथि की है, इसके रिश्ते का इसके गलत हो गया। हीमोफिल बिल्कुल सही है, हीमोफिल खुली रक्त नलिकाओं में रक्त बहता है, जिसको हीमोफिल कहते हैं, हीमोफिल किसमें पाए जाते हैं, आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। जल संवहन तंत्र किसकी विशेषता है, साइकिल की विशेषता है। ये बात भी बिल्कुल क्या होगी, राइट, गलत हो। तीसरा ऑप्शन आपका इसमें क्या है, अगला प्रश्न,
निम्न में से लार्वा के शब्द में ऐसे में लिखता है। लार्वा अवस्था नहीं आपको सारी याद करनी पड़ेगी, कुछ भी हो जाए आप जब तक लार्वा अवस्था याद नहीं करेंगे तब तक काम चलेगा नहीं, क्योंकि लार्वा अवस्था जब हम शुरू से देखते हैं लार्वा अवस्था को समझ में आपको सबसे पहले थोड़ी देर आगे लार्वा अवस्था एम्फी ग्लासुला या पैरेंकाइमुला, उसके बाद आपको सिलेंड्रेटा की लार्वा अवस्था है, एम्फी ग्लासुला या पैरेंकाइमुला किसकी बोली मैंने आपको ये बोली थी ओरिफेरा। सिलेंड्रेटा में जो चलते हैं ओरिलिया जैसे जेलीफिश है, ओरिलिया जेलीफिश उसकी लार्वा अवस्था है, आपको ध्यान है कि किस प्रकार की लार्वा अवस्था है उसमें पाई जाती है। तो आप प्लेनुला आपको पता है कि सिलेंड्रेटा प्लेनुला इसमें आती है सिलेंड्रेटा, ऊपर की एम्फी ग्लासुला, एम्फी ग्लासुला या पैरेंकाइमुला ये आपकी इसमें ओरिफेरा में आएगी। ओरिफेरा के बाद सिलेंड्रेटा आ गया, इसमें एक लार्वा अवस्था और भी आती है इफाइरा लार्वा अवस्था, इफाइरा जिसमें मुख्य रूप से सिलेंड्रेटा में भी जेलीफिश के अंतर्गत ये पाई जाती है। इसके बाद हमारा आता है प्लेटिस, जिसमें तो लार्वा ही लार्वा है, मीराफिकियम, स्पोरोसिस, रेडिया, सर्केरिया, मेटासर्केरिया सारी किसके अंतर्गत आएगी प्लेटिस नर्जिस। उसके बाद हेक्सागेन, ब्लैडरवर्म, तीन लार्वा होते हैं किसमें प्लेटिस में, जिसमें हेक्सागेन, ब्लैडरवर्म जिसके सर्कल HBS, हेक्सागेन, ब्लैडरवर्म और जिसकी सर्कल किसमें निमेटोडा में है। इसके बाद हम चलते हैं, इसके बाद प्लेटिस में एनेलिडा में, एनेलिडा में मैंने बताया कि ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था के रूप से पाई जाती है। अब हम चलते हैं मोलस्का के अंतर्गत, मोलस्का में आपको पता है कि कितनी लार्वा अवस्था पाई जाती है, दो मुख्य रूप से ट्रोकोफोर लार्वा अवस्था पाई जाती है, एक वेलिचर, वेलिचर और ट्रोकोफोर किसमें आती है मोलस्का के अंतर्गत आती है। इसके बाद हम चलते हैं इसमें ग्लोकीडियम भी इसमें पाई जाती है, ग्लोकीडियम। इसके बाद हम इकाइनोडर्मेटा में चलते हैं जहां तो लार्वा ही लार्वा है, पाइपिनेरिया, इंगुलेरिया, पाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, ओरिकुलेरिया, बाइपिनेरिया, ओरिकुलेरिया, रूटियस, रूटियस, रूटियस। इसके बाद आते हैं इकाइनोफ्लूटियस, इकाइनोफ्लूटियस और लास्ट में आती है आपकी डोलियोलेरिया, डोलियोलेरिया, डोलियोलेरिया या डोलियोलेरिया। ये सारी लार्वा अवस्थाएं किससे संबंधित है, नॉन कोडेटा से संबंधित है, करना है तो एक प्रश्न आपका यहाँ भी बन सकता है। अब यहाँ की फायदा जेलीफिश में पाई जाती है, बिल्कुल क्या है सही है। दूसरा जुवेनाइल इसके अंदर में पाई जाती है, बिल्कुल सही है। पैरेंकाइमुला, एंटीप्लाज्मा या पैरेंकाइमुला पूरे तरह में बिल्कुल सही है। साइडिफील्ड लार्वा अवस्था ये आपकी किसमें पाई जाती है, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में आया हुआ है और आपने एक छोटा सा संग देखा होगा जिसको कई बार एग्जाम के अंदर भी पूछा हुआ है, आपने भी पढ़ा है और देखा भी होगा, इनोफोरा। क्या इनोफोरा, इनोफोरा के एकमात्र लार्वा अवस्था है क्या है साइडिफील्ड लार्वा अवस्था। तो ये तीनों क्या हो गए सही हो गए और ये चौथा आपका क्या हो गया गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या है गलत है। यहाँ यदि इनोफोरा लिखा होता तो सही होता, नहीं लिखा हुआ है मतलब। वास्तविक कर्मी का उदाहरण है। अब मोर कर्मी, देखो शब्द लग गया कर्मी, अब मोर कर्मी हमने कभी देखा नहीं, वास्तविक कर्मी है क्योंकि वास्तविक कर्मी गिनती के हैं। आपने ड्रैगनकुलर, गिनी कर्मी, एंटीरोमियम, टिन कर्मी, एंटाइलोसोमा, कर्मी, इस प्रकार के एग्जांपल देखें तो वास्तविक कर्मी के अंदर आता है। लेकिन ये तो पीछे कर्मी दे रहे हैं, ये सारे क्या है ऊट कर्मी। आपने देखा होगा इसमें आपका मोर कर्मी, जिसे पहले लोग बोलते हैं, सेबेला बोलते हैं, मोर कर्मी, ये सारे इसमें नहीं आते। तो आपको ऐसे प्रश्न एग्जाम में जब भी आते हैं तो आपको विशेष तौर से ध्यान रखना है, इन प्रश्नों को गलत नहीं करना है क्योंकि ऐसे प्रश्न आएंगे निश्चित रूप से आप मान के चले। जैसे मैं बात करूं यहाँ मोर कर्मी, अब देखो मोर कर्मी दिखने में क्या है कर्मी है, लेकिन इसको क्या बोलते हैं सेबेला बोलते हैं और ये आपकी किसमें आता है एनेलिडा के अंदर चला आता है। एडी कर्मी आपने देखा होगा प्लेनेरिया, प्लेनेरिया, एडी कर्मी आपका किसमें आता है प्लेटियम में आता है। रेशम कर्मी ये आपका किसमें आता है आर्थ्रोपोडा में आता है, कर्मी नहीं है। और जीवा कर्मी जिसको आपने
बेलेनोग्लोसस देखा होगा, ये भी आपका क्या है, वास्तविक गर्मी नहीं है, बेलेनोग्लोसस। अब शब्द दिखने में क्या लग रहे हैं, सारे गर्मी लग रहे हैं, लेकिन गर्मी तो एक भी नहीं है, इसलिए उधर क्या हो जाएगा, कोई नहीं। अब हम गर्मी वाली किसको कहेंगे, गर्मी वाली किसको कहेंगे, एस्केरिस कहेंगे। एस्केरिस तो क्या कहेंगे, गर्मी कहेंगे, क्यों कहेंगे अभी आपको बताएंगे। एस्केरिस को कहेंगे। एंटीरोबियम को हम क्या कहेंगे, गर्मी कहेंगे, एंटीरोबियम। एनकाइलोस्टोमा, एनकाइलोस्टोमा को हम क्या कहेंगे, गर्मी कहेंगे, क्यों कहेंगे अभी हम बात करेंगे। एनकाइलोस्टोमा। लोआ लोआ, ड्रैगन कूलर, ये सारे क्या है, गर्मी। अब देखो एस्केरिस मोल गर्मी है, जिसमें आता है एस्केल गर्मी, क्यों है, क्योंकि एस्केल गर्मी आता है इसलिए गर्मी है। एंटीरोबियम पी में गर्मी है, एनकाइलोस्टोमा भूख गर्मी है। एनकाइलोस्टोमा क्या है, भूख गर्मी। हम लोअर लो आप सब जानते हैं कि नेत्र गर्मी है, एनकाइलोस्टोमा क्या है, भूख गर्मी है। लोअर लोअर नेत्र गर्मी है, और ड्रैगन कूलर इनकी गर्मी है। ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है, ऐसे कि आपने ये गर्मी है, ये गर्मी नहीं है, लगता क्या है पीछे गर्म गर्मी, ऐसा प्रश्न एग्जाम में पूछा हुआ है, तो आप उसको ध्यान में रखेंगे। ऐसे यदि आप इनको याद करेंगे, इसमें आपको ये पता चल गया कि एनकाइलोस्टोमा सॉरी आपका एस्केल गर्मी है, उससे किस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं। आपको उत्सर्जन तंत्र एक बार प्रश्न है, एच आकृति के उत्सर्जन तंत्र किससे है, एस्केरिस में पाए जाते हैं, रेनेट सेल कहते हैं, या जिनको एस्केल की विशेषता कहा जाता है। ऐसे प्रश्न आपको ध्यान में रखने, तो इसका उत्तर नंबर आपका 4 राइट। अब ऐसे कौन सॉल्यूशन कराएगा बताओ, बहुत जोर आता है सॉल्यूशन कराने, और आता कब है, जब ऐसे सॉल्यूशन बताओ कौन सी टेस्ट इसके अंदर आपको मिलेंगे। आप थोड़ा सा ईमानदारी से मेहनत करें, हम जितनी मेहनत कर रहे हैं उतनी मेहनत आप करें, इतनी अच्छी मेहनत करते हैं, अच्छा पेपर बनाते हैं, इससे धर्म की बड़ी क्या बात है, आप समझते नहीं, ये आपकी परीक्षाएं सर के ऊपर है, सीरियस हो, पढ़े नहीं, मतलब ही नहीं। हम सर बढ़ा रहे थे, पर हमने फीस जमा करा दी, एक बार तक मुंह दिखा दिया, उसके बाद जरा चलो भाई जैसे आपकी मर्जी है। हम तो प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि आप हमारे ऊपर विश्वास करके टेस्ट दे रहे हैं, हमसे जुड़े हुए हैं, तो हमारा ये फर्ज है, कर्तव्य है, दायित्व है कि आपका जो सिलेबस पूरा करवाएं, अच्छे तरीके से करवाएं, अच्छी मेहनत करें, आपको भी थोड़ा मेहनत करके पेपर तैयार करके दें। आपके ऊपर आप नहीं करोगे तो आपका नुकसान है, करोगे तो आपका फायदा है। देखिए आगे देखते हैं, निम्न में से सही समूह है जोम टीडी। अब इसमें ये बताना है आपको कि सारे एक ही परिवार के सदस्य कौन है। जैसे मैं जोम मान लूं, जोम एडिलिटा में टीडी नहीं है, तो ये लोअर टर्टियर के लिए सारे गलत हो। स्टारफिश, जेलीफिश ये भी गलत हो गए। मिलीपीड, क्रेब, सेंटीपीड और तिलचट्टा सारे इसमें आठ ऐसा का प्रश्न भी आता है आपको। लेडीज, प्लेनेरिया, गोलगर्मी और केंचुआ ये भी गलत है। 3 नंबर ऑप्शन इसका राइट हो गया। क्यों सही हो गया, क्योंकि ये समूह समान जीवों का है, एक ही समूह है कि एक ही फाइलम के जीव के अंतर्गत पाए जा रहे हैं, इसके लिए क्या है सही। अगला प्रश्न, योजक कणियों के संबंध में एस्टिमेलिक है, पेरिकेटस, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक क्रिया बिल्कुल सही है, आर्थ्रोपोडा और एनेलिडा के बीच की योजक क्रिया। नियोपिलाइना, एनेलिडा और मोलस्का के बीच की योजक क्रिया बहुत इंपॉर्टेंट योजक क्रिया मैंने एक साथ आपको दे दी, अलग अलग भी पूछी जा सकती है, एग्जाम में आई भी हुई है। आपको मैंने या पूछ देने का मतलब था कि सारी इंपॉर्टेंट चीजें एक साथ होते हैं। इनमें से आप हो सकता है आपसे पेरिमेट्रिक्स पूछ ले, हो सकता है आपसे नियोपिलाइना पूछ ले, आपसे बेलेनोग्लोसस पूछ ले, प्रोटोक पूछ ले। अब तीसरा है बेलेनोग्लोसस, यहाँ कई बार नॉन कोर्डेटा और कोर्डेटा के मध्य की योजक क्रिया माना जाता है, और कई बार इकाइनोडर्मेटा और कोर्डेटा के बीच की योजक क्रिया माना जाता है। ये बात क्या है, प्रोटेरोस्पोंजिया ये गलत है, क्योंकि प्रोटोजोआ के साथ क्या आएगा, यहाँ सिलेंडरेटर में क्या आएगा, पोलिफेरा आएगा, इसलिए क्या हो गया, गलत हो गया। 4 नंबर ऑप्शन इसका क्या हो गया, गलत हो गया। ऐसा प्रश्न यहाँ ये दोनों खुद नहीं, क्योंकि यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि आर्थ्रोपोडा आएगा, एनेलिडा, आर्थ्रोपोडा का मोलस्का आएगा, एनेलिडा के साथ मोलस्का आएगा,
एनिलिडा के साथ मोलस्का आता है किसमें, लिनोफिलाई में। आर्थ्रोपोडा के साथ एनिलिडा आता है किसमें, एलिपेटस में। ये आपके तीनों से ही 4 नंबर। निम्नलिखित में से एनिलिडा का लार्वा, अब एनिलिडा के अंदर एक ही लार्वा पाया जाता है किसका, वो आपको याद रखना था। ट्रोपोफोर लार्वा किसमें पाया जाता है, एनिलिडा में। अब ट्रोपोफोर, वेलिजर और ग्लोबिडियम किसमें पाया जाता है, एक बार लार्वा में नदी देखी थी, मोलस्का के अंदर करते हैं। तो ये भी आपका बिल्कुल क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। तो आप इसको आराम से कवर कर सकते हैं कि ट्रोपोफोर लार्वा आपका इसके अंदर पाया जाएगा। लार्वा होता है, आपको एक बात हमें याद करनी है, जो भी लार्वा होते हैं, बाइफिनेरिया, कोई भी लार्वा होता है, डोलियोलेरिया, बाइफिनेरिया, ओपियोलुटिया, ये सारी चीजें आपको ध्यान में रखनी है। आपकी काइनोडर्मेटा की हो या मोलस्का की हो, चाहे आपकी किसी की भी लार्वा होता है, सब की लार्वा होता है, ज्यादा नहीं, अच्छी से लार्वा होता है। आप आराम से इनको याद कर सकते हैं, प्रश्न में एग्जाम में आता है। 3 नंबर आएगा। हम तो पूरा कोर्स करवा रहे हैं, टेस्ट सीरीज नहीं है, कोर्स है ऑब्जेक्टिव, सारा नॉन को डेटा आपका तैयार हो जाएगा। मोलस्का के किस वर्ग के प्राणी मोती उत्पन्न करते हैं। मोलस्का अपने आप में इंपोर्टेंट है, क्यों इंपोर्टेंट है, क्योंकि 2 जगह नाम दे रखा है आपको। एक बार तो मोलस्का का सामान्य लक्षण याद करने, एक बार आपको आर्थिक मेथड में पढ़ना। अब मैं मोलस्का को देखूं तो मोती उत्पन्न करने वाले प्राणी किसमें आते हैं। आपने देखा होगा मोनोक्लेकोपोडा, एंटील्यूडा, स्टेपिपोडा, गैस्ट्रोपोडा, पॉलिसिपेडा और सिपेलोपोडा, ये सारी क्लासेस, वर्ग 7 क्लासेस किसकी है, मोलस्का। उसमें से सबसे महत्वपूर्ण क्लास कौन सी है, आपकी है पेलिसिपोडा, जिसको हम, आपने देखा होगा पेलिसिपोडा को हम क्या कहते हैं, हमने नाम भी दे रखे हैं, आपने बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार आया है, बाइमेल्विया, कई बार बाइमेल्विया, लेमिलीब्रेंकिया, लेमिलीब्रेंकिया, ये दोनों नाम, और है किससे संबंधित, मोलस्का से संबंधित है, सबसे महत्वपूर्ण क्लास है। और ये क्या काम करती है, मोती उत्पादन का काम करती है। आपसे पहले से थोड़ा न देकर दवाई मेलेरिया भी किया जा सकता है, जैसा एक बार ऐसा प्रश्न इसके वगैरह में आ चुका है। तो आप ये ध्यान रखें कि तीनों नाम इसके हैं, दवाई मेलेरिया, लेमिलीब्रेंकिया और पेलिसिपोडा। जैसे पिंक टाटा और गिरिश से मोती उत्पादन किए जाते हैं, पिंक टाटा से मोती उत्पादन किए जाते हैं, जो कि पेलिसिपोडा क्लास से संबंधित। अगला प्रश्न, निम्न में से सिलेंड्रेटा शब्द से संबंधित। अब देखो सिलेंड्रेटा शब्द सीखने में आपको क्या लगेंगे, सारे ही क्या है, ये तो सिलेंड्रेटा संघ के ही है, क्योंकि समुद्री नाम जब आ जाता है तो समुद्री शब्द 2 जगह ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है, एक तो आपका एंटाइनोडर्मेटा में, एक आपका सिलेंड्रेटा में। अब हमें तो चयन करना कि समुद्री पंख, हमें पता है पंख हो चाहे पंखा हो, दोनों किसमें आते हैं, सिलेंड्रेटा में आते हैं। इसका नाम हमें दे रखा है टेरोइड, आपने देखा टेरोइड, समुद्री पंख बोलते हैं। अब समुद्री पंखा गार्गोनिया, गार्गोनिया में लिखा होता है, गार्गोनिया, गार्गोनिया इसमें आएगा समुद्री पंखा। अब समुद्री नींबू, ये आपने अलग से नहीं सुना होगा, इसको हम डोरिस कहते हैं, डोरिस समुद्री नींबू। और आपका समुद्री एनीमोन, जिसको हम सी एनीमोन बोलते हैं, एडमीसिया, एडमीसिया। अब देखो, अब यहाँ आपको ये ध्यान में रखना है कि सिलेंड्रेटा में नहीं, हमें तो यहाँ मैंने आपको मोलस्का नहीं बताया था, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और सिलेंड्रेटा, यहाँ ज्यादातर समुद्री है, समुद्री नाम पर चलिए है, तो आपको पहचान होनी चाहिए कि समुद्री पंख हो चाहे समुद्री पैर हो चाहे समुद्री पंखा हो चाहे समुद्री एनिमोन हो, ये सारे किसमें आते हैं, आपके ये आते हैं सिलेंड्रेटा के अंदर। लेकिन समुद्री नींबू, जिसको हम डोरिस कहते हैं, किसमें आता है, मोलस्का के अंदर। इसलिए उत्तर होगा 1 2 4, 1 2 और 4। अब देखो समुद्री आपका कीड़ा है, आपने सुना होगा, समुद्री घोड़ा सुना होगा, समुद्री कीड़ा, ये आपका किसमें आता है, इकाइनोडर्मेटा में आता है। ऐसे अपने नाम में एक जैसे अपने कंफ्यूज हो जाते हैं। समुद्री घोड़ा है, ये कोर्डेट्स के अंदर आता है, समुद्री घोड़ा, इसको कैंपर समुद्री घोड़ा, ये आपका कोर्डेट्स में आता है। समुद्री कीड़ा आपका, या कहने का मतलब है कि ऐसे प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ जाते हैं, तो आपको पहचान होनी चाहिए
जैसे समुद्री पंख, समुद्री पेन, समुद्री पंखा, समुद्री आपका एनिमोन, ये सारे डेटा में है। बाकी समुद्री नींबू मिले, समुद्री कीड़ा मिले, समुद्री घोड़ा मिले, ये सारे अलग संकेत। 1 2 4 इसका उत्तर राइट होगा। मुख गुहा में रेतनांग विशिष्ट अंग पाया जाता है, ये किस संघ की विशेषता है? रेडुला का पाया जाना आपको पता है कि मोलस्का की विशेषता है, भोजन खींचने का काम करता है रेतनांग। तो 2 नंबर पर आपका इसका निम्न में से निमेटोडा का उदाहरण है। अब ये सारे जीव क्या है, निमेटोडा के नहीं है, क्योंकि अभी हमने इनको देखा था आजकल में जिसको हम टेरिडो कहते हैं, मोलस्का क्या करता है, मोर गर्मी पेलेले, पेलेलो, पेलेला सब है। ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, ये आपका सेबेला, सेबेला जिसको बोलते हैं मोर गर्मी, सेबेला, ये भी आपका किसके अंतर्गत आता है, अलग है, इसमें नहीं आएगा, एलिगेटर में आता है, रेशम कर्मी आपका आर्थ्रोपोडा में आता है, लेटेर कर्मी में आता है, एलिगेटर में आता है, ले लीजिए। तो कोई नहीं उत्तर आपका इसका राइट आंसर। इस तरीके से पूछा जा सकता। लगता है कि ये सारे कर्मी है तो निमेटोडा में है, लेकिन निमेटोडा में ये नहीं है, इसलिए आपका 4 नंबर ऑप्शन राइट। मोट्राइडल उत्तर का पाया जाना एनेलिडा की विशेषता है, वसा में भरा हुआ उत्तर होता है, वसा से रिलेटेड होता है, इसको हम मोट्राइडल उत्तर कहते हैं। तो एनेलिडा की विशेषता है, बहुत आसान सा प्रश्न। निम्न में से किसने क्लोरोफ्लोरोन वर्णक या क्लोरोरिन वर्णक है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है। एक बार एग्जाम में आपने देखा होगा ऐसा प्रश्न आया था, आपने नाम सुना होगा, हीमोसाइनिन वर्णक किसमें पाया जाता है, हमने उत्तर कर दिया था मोलस्का। लेकिन क्लोरोफ्लोरोन जो वर्णक है वो किसकी विशेषता है, एनेलिडा की विशेषता है। एरिथ्रोक्लोरोन, एरिथ्रोक्लोरोन किसके अंतर्गत पाया जाता है, ये भी आपका एनेलिडा के अंतर्गत पाया जाता है, लेकिन कुछ एनेलिडा के अंतर्गत ज्यादातर नहीं पाया जाता है, कुछ में क्या पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोन पाया जाता है, जो किसकी विशेषता है। आपने हीमोसाइनिन सुना होगा, जो किसकी विशेषता है, आपकी मोलस्का की विशेषता है हीमोसाइनिन। और आपने ये चीज भी सुनी होगी कि हीमोग्लोबिन एनेलिडा में पाया जाता है, जिसको हम एरिथ्रोक्लोरोन कहते हैं, लेकिन कई बार कुछ एनेलिडा के अंदर क्या पाया जाता है, क्लोरोफ्लोरोन पाया जाता है, ये किसकी विशेषता है, एनेलिडा की विशेषता है, वर्णक है, इंपॉर्टेंट है, रक्त परिसंचरण से जुड़ी हुई हर चीज इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि खुला है बंद है, कौन सा वर्णक पाया जाता है, ये चीज आपको ध्यान रखिए, इस तरह से नया प्रश्न आपके लिए। क्लोरोफ्लोरोन वर्णक कुछ एनेलिडा के अंदर पाया जाता है, ज्यादातर में क्या पाया जाता है, एरिथ्रोक्लोरोन या हीमोग्लोबिन पाया जाता है। तो उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, 1 नंबर राइट। नीचे दिए जा रहे 3 प्राणियों के किस समूह के सभी को उनके अभिलाषित आकारिक के लक्षण से सही मिलाया गया है, ये प्राणी है आकारिक के लक्षण है। यकृत प्रणाली, लीवर जो आता है आपका लीवर कर्मी, तो लीवर फ्लू, समुद्री एनिमोन और समुद्री कीड़ा, तीनों एक जैसे हैं क्या, तीनों के अंतर्गत जो पार्श्व समिति पाई जाती है, बिल्कुल नहीं पाई जाती, सेम एनिमोन में नहीं पाई जाएगी, आपकी नहीं पाई जाएगी। दूसरा है कर्णजुड़ा, झींगा, समुद्री अर्चिन, कर्णजुड़ा, झींगा, समुद्री अर्चिन, संधि तूफान बिल्कुल नहीं होगी, समुद्री अर्चिन में नहीं होगी, दोनों में तैयार तो। तीसरा बिच्छू, मकड़ी, कॉकरोच, बिच्छू, मकड़ी और कॉकरोच, बिच्छू है, मकड़ी है, कॉकरोच है। अदर ठोस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि नॉन पोर्टेज के अंदर जो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र होता है, पहले भी प्रश्न आया था कि अदर सतह पर होता है, अदर सतह पर होता है तंत्रिका तंत्र, अदर सतह पर तंत्रिका तंत्र, परत सतह पर परत सतह पर क्या होता है, तो इसका राइट आंसर होगा 3 नंबर। अगला प्रश्न है,
नीचे दिए गए उनके प्राणियों में श्वसनांगों को मिलाया गया, मतलब ये आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। इसी तरह आपने देखा होगा, आपने सर्दी पदार्थ सर्दी अनंग आर्थ्रोपोडा की श्वसन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे पहला दे रखा है सिल्वर फिश, जो एक प्रकार की क्या है, कीट है। कीट में किसके द्वारा श्वसन करते हैं, क्या द्वारा होता है, बिच्छू, जिसमें उपलंग्स पाए जाते हैं, ये आर्थ्रोपोडा का उपलंग्स कहते हैं, ये बिच्छू के लिए। समुद्री सकवर, इसमें पेरिंजियल फिश द्वारा होता है, ये भी बिल्कुल सही है, तीनों बिल्कुल सही है। चौथा दे रखा है डॉल्फिन, इसमें आपका स्किन से नया किस द्वारा होता है, द्वारा। इसका उत्तर होगा ये, दो नंबर का राइट आंसर होगा। अब देखो, अब इसमें उत्सर्जन जैसे ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, ग्रीन ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, इसकी विशेषता है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया। ग्रीन ग्लैंड या एंटीनरी ग्लैंड, एंटीनरी ग्लैंड, इसकी विशेषता है क्रस्टेशिया, क्रस्टेशिया। एक नंबर। दो नंबर पर आपका क्या मान के चले, दो नंबर पर हम कहते हैं कोक्सल ग्लैंड, कोक्सल, जिसको हम बिच्छू के रूप में देखते हैं, ये दूसरा किया गया है किसमें। तीसरा हम देखते हैं मेल लीजिए तरीकाएं, तो हम किसमें मानते हैं। इस प्रकार के उत्सर्जी अंग मैंने आपको साथ में क्यों बताया, क्योंकि आप इनको तुलना करके पढ़े कि उत्सर्जी अंग और श्वसन अंग आठ को थोड़ा के आपको याद करने हैं, जैसे जैसे कैसे भी करके याद करो, यहाँ से प्रश्न आता है। इसका उत्तर नंबर 2, ये आपके श्वसन अंग और ये आपके मैनेज का चयन करो। पहला है टस्कर रेशम। अब देखो हमारा इकोनॉमिक वाला पार्ट हो गया, आर्थिक महत्व वाला जो है, वहां से प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कई बार आते हैं। आपने देखा होगा कि एस मैनेज का आपको चयन करना। अब रेशम की जो किस्में हैं उनके रूप में कौन सी आती है, आपने देखा होगा रेशम में मलबरी रेशम बहुत अच्छा रेशम है, मलबरी, ये आपका मलबरी रेशम है। दूसरा आपका आता है टस्कर रेशम, टस्कर रेशम। तीसरा आता है आपका मूंगा रेशम। चौथा आपका आता है ओक रेशम, एरी, एरी रेशम। और ये आता है आपका मूंगा रेशम। ये सारी किस्में हैं रेशम की। तो यहाँ एक बार देखने में क्वेश्चन आ चुका है, क्योंकि हमारे सिलेबस में कीट है, बॉम्बिक्स मोराई, रेशम कीट आपने देखा होगा। इसकी सारी किस्में आपको ध्यान में रखनी, कौन सी जाति से। आप जैसे मलबरी रेशम, मलबरी रेशम हम सबको बताया कि बॉम्बिक्स मोराई द्वारा, बॉम्बिक्स मोराई, जो कि उच्च क्वालिटी का क्या है रेशम। टस्कर रेशम बहुत इंपॉर्टेंट है, एंथेरिया पेपिया, एंथेरिया पेपिया, जैसा कि आपके यहाँ दे भी रखा है। एक शब्द इसके लिए और यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एंथेरिया माइलिटा, एंथेरिया माइलिटा, माइलिटा। ये दोनों आपके किसके हैं, ये दोनों आपके किसमें आएंगे, टस्कर रेशम के अंतर्गत। अब हम देखते हैं मूंगा रेशम, एंथेरिया, जिसको हम बोलते हैं रेसिमी, एंथेरिया, एंथेरिया, क्या लिखा हुआ है, रेसिमी, ये भी बिल्कुल सही है। इसके साथ एक और यूज करते हैं, जिसको बोलते हैं एटेकस एल्डा, एटेकस एल्डा। ये दोनों चीजें आपकी किसमें आएंगी, इसमें आएंगी एंथेरिया रेसिमी और एंथेरिया एल्डा, ये सारी चीजें किसमें आएंगी, मूंगा रेशम के अंतर्गत। इसके बाद आता है एरी रेशम, एंथेरिया, मूंगा रेशम मैंने थोड़ा सा गलत लिखा है, मूंगा रेशम में एंथेरिया क्या आना था, आसामा, एंथेरिया आसामा आना था, एंथेरिया आसामा।
हमारे रेशम में क्या आएगा, एंथेरिया आसामा। और डेयरी रेशम के अंतर्गत क्या आता है, एंथेरिया रेसिनी, एंथेरिया रेसिनी। एंथेरिया रेसिनी, इसमें केवल ये आएगा एंथेरिया आसामा। और मूंगा रेशम के अंतर्गत क्या आता है, लास्ट में है मूंगा रेशम। मूंगा रेशम हम देख चुके हैं ऊपर। सबसे पहले था मलबरी रेशम, टस्कर रेशम, मूंगा रेशम, एरी रेशम और आपका क्या है, ओक रेशम। ओक रेशम में हम क्या लिखेंगे, ओक रेशम में हम लिखेंगे बोम्बिक्स मुराई नहीं है, बोम्बिक्स मुराई किसमें था, मलबरी रेशम में। ओक रेशम में आपका आता है एंथेरिया फर्मी, एंथेरिया। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी चाहिए, हालांकि मैंने सारी चीजें दे दी थी। रेशम आपका किससे प्राप्त होता है, एंथेरिया फ्रेसिया से प्राप्त होता है। साथ में इसमें एंथेरिया माइलिटा, माइलिटा भी यूज करते हैं, दोनों शब्द है। दूसरा है मूंगा रेशम, एंथेरिया आसामा से मूंगा आसामा याद कर सकते हैं, बिल्कुल सही है। तीसरा था आपका एरी रेशम, एंथेरिया रेसिनी से। इसके साथ आपको एक चीज और याद करनी चाहिए, एटेका सेल्टा, एटेका सेल्टा, ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। ओक रेशम आपका किसमें था, बोम्बिक्स मुराई, ये बिल्कुल गलत है। ओक रेशम के लिए आपको एंथेरिया फर्मी, एंथेरिया फर्मी, इस तरीके से आप उसको याद कर सकते हैं। तो आपका उत्तर नंबर 4 क्या हो गया, गलत हो गया। सही है, सही है, सही है। ये सारे रेशम के प्रकार हैं। एक प्रश्न ऐसा भी आता है कि किस रेशम का उच्चतम क्वालिटी का होता है, तो मलबरी रेशम आपका क्या होता है, उच्च प्रकार की क्वालिटी का रेशम है, माना करता है। अगला प्रश्न, इस समूह में, अब आगे है, इस समूह के लिए मनुष्य के लिए हानिकारक। देखो ऐसा प्रश्न कई बार एग्जाम में आ चुका है कि कौन से कीट है जो मनुष्य के लिए हानिकारक है, पूरा समूह आपको देखना है। देखिए मोथ, दीमक, हानिकारक नहीं है, दीमक और मोथ हानिकारक है। दीमक हानिकारक है, रेशम कीट हानिकारक नहीं है। दीमक हानिकारक है, लाल कीट हानिकारक नहीं है। तो इसका मतलब इनमें से कोई भी हानिकारक नहीं है पूर्ण रूप से। कुछ हानिकारक है, कुछ लाभदायक है, पूर्ण रूप से हानिकारक होने का कुछ यहाँ नहीं है। जैसा प्रश्न आ सकता है कि मनुष्य के लिए लाभदायक कीट या मनुष्य के लिए हानिकारक कीट आपसे पूछे जा सकते हैं। आपको ऐसा प्रश्न भी इकोनॉमिक इंपोर्टेंस से देखने को मिल सकता है। 4 नंबर आएगा। पेट्रीन रोग, रेशम कीट से होने वाला रोग है, इसको क्या कहते हैं, पेट्रीन रोग कहते हैं। तो आप याद रखेंगे पेट्रीन रोग किससे संबंधित है, रेशम कीट से संबंधित है, मोबिक्स मुराई से संबंधित। कौन सा रेशम सर्वश्रेष्ठ किस्म का होता है, तो आपको ध्यान में रखना है कि जो मलबरी रेशम है वो आपका क्या होता है, सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। अभी आपने पढ़ा था मलबरी रेशम के बारे में, मलबरी रेशम सबसे अच्छा रेशम माना जाता है। तो ज्यादा समझने वाले लिए केवल आपको याद, मक्खी मधुमक्खियां भोजन की स्थिति की सूचना देने के लिए एक नृत्य करती है। उस नृत्य को क्या कहा जाता है, गोलाकार नृत्य या वेगल नृत्य। तो दोनों ही बात है, गोलाकार नृत्य करती है या वेगल नृत्य करती है। 50 इसका उत्तर होगा गोलाकार या वेगल नृत्य। लाभ उत्पन्न करने वाले कीट है। अब देखो टेकीकार्डिया लेका, टेकीकार्डिया सबने याद करो, टेकीकार्डिया। लेकिन अगले में क्या है, ऑप्शन में नहीं दिया। ऑप्शन में क्या आएगा, लेसिफर इसको कहा जाता है। कई बार एग्जाम में ऐसा प्रश्न आ जाता है कि क्या कहेंगे, टेकीकार्डिया लेका बोल दो या लेसिफर बोल दो। इसके उत्तर नंबर 1 आपका क्या होगा, राइट आंसर। निम्न में से मोती उद्योग में उपयोगी है, पिक्टाडा वल्गेरिस। मोती उद्योग के अंतर्गत पिक्टाडा वल्गेरिस जो कि पेलिसिकोटा क्लास का, एंगेलिब्रेकिया क्लास का, बाइवेलिया क्लास, ये तीनों क्लास के नाम में आपको बताए थे। इकोनॉमिक इंपोर्टेंट वाली क्लास है किसकी, जिसमें मोती प्राप्त किए जाते हैं, बाइवेलिया, लेमिलिब्रेकिया या पेलिसिकोटा, ये इसके अंतर्गत आते हैं। तो ये आपके आते हैं मोती उद्योग के अंतर्गत। और पिक्टाडा इससे दिया गया है, उत्तर नंबर आपका क्या हो जाएगा, केवल याद है आपको। रेशम कीड़े से प्राप्त होने वाला रेशम किसका उत्पाद है,
लार्वा की जो लार ग्रंथियां हैं उससे क्या प्राप्त होता है, रेस्पिरेटरी कीड़े से क्या है, लार के जो क्या प्राप्त होता है। एक नंबर इसका आंसर। मैं जल्दी क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि यहाँ ज़्यादा समझने की बात नहीं, आपको केवल याद रखनी है, इंपोर्टेंट फैक्ट है, प्रश्न आ सकता है। कौन सी रुद्र कणिकाओं में एचआईवी प्रतिकृति करता है, विषाणु पैदा करता है। टी हेल्पर सेल के अंतर्गत एचआईवी क्या करेगा, आपका टी हेल्पर सेल पर क्या करता है, आक्रमण करता है। तो 2 नंबर उत्तर आपका क्या हो गया, राइट आंसर हो गया। मानव शरीर में कोशिका माध्यिक प्रतिरक्षा सीएमआई सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी किसके द्वारा होती है, सीएमआई जब भी आए तो आपको टी याद रखना है, टी कोशिकाओं द्वारा टी लिम्फोसाइट के लिए जिम्मेदार होती है, सीएमआई के लिए जिम्मेदार होती, और एएमआई के लिए आपकी क्या होती है, एएमआई के लिए जिम्मेदार होती है आपकी टी सेल। ठीक है, उत्तर नंबर 1 इसका आपका राइट आंसर। कार्सिनोमा होता है, कार्सिनोमा एक प्रकार का कैंसर है। आपने देखा होगा कैंसर कई प्रकार के होते हैं। कार्सिनोमा जो कैंसर है, भारी कैंसर इसको बोलते हैं, जो कि एक प्रकार से त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली या आपका एपिथेलियल टिश्यू का कैंसर होता है, उसको क्या कहते हैं, कार्सिनोमा कहते हैं। अब आपने देखा होगा कार्सिनोमा संयोजित का कैंसर होता है, ब्लड कैंसर जिसको हम ल्यूकेमिया कहते हैं। इसी तरह कैंसर के 2 प्रकार और है, जिसको हम बिनाइन ट्यूमर बिनाइन ट्यूमर बोलते हैं, तो एक मेलिग्नेंट। ये बिनाइन जो ट्यूमर होता है, इसमें क्या है, दूसरे भागों पर नहीं फैलता, दूसरे भाग तक गांठें फैलती नहीं है, एक जगह रहती है। कैंसर जहाँ हो गया वो है, सेल डिवीजन आगे बढ़ता नहीं है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर नहीं जाता, इसलिए ये ज्यादा खतरनाक नहीं होता। लेकिन मेलिग्नेंट बहुत ज्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि एक बार एक दूसरे जगह तीसरी जगह फैलती जाती है, बहुत ज्यादा बढ़ती करती है, और एक दूसरे एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाती है, मेलिग्नेंट ट्यूमर कहते हैं। कई दिन नाम पूछे लगे, कई बार कार्सिनोमा पूछ लिया जाता है, कार्सिनोमा पूछ लिया जाता है, बिनाइन ट्यूमर, मेलिग्नेंट ट्यूमर पूछ लिया जाता है, और ल्यूकेमिया पूछ लिया जाता है। अब इसके बारे में पूछा कि कार्सिनोमा क्या है, तो आपका त्वचा या श्लेष्मा झिल्ली में होने वाला क्या है, कैंसर। एरिसा का पूरा नाम लिखिए, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोवेट एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेट। आपके एनसीईआरटी में ये लाइन दे रखी है, पूछा जा सकता है पुराना, शायद एक बार एग्जाम में आ चुका है। तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसार्वेट कौन सी इम्यूनोग्लोबुलिन इंपॉर्टेंट है, ए एन डी जी का मतलब होता है कि सबसे हल्की होती है और सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे हल्की होती है और सर्वाधिक पाई जाती है। 75% पाई जाती है, हल्की होती है। आने बाहर 1,40,000 सबसे हल्की होती है, सबसे भारी एन एलर्जी के समय होती है, ए माता के दूध में, जिसको हम कोलेस्ट्रॉल कहते हैं। डी का कोई विशेषता है नहीं, भारी होती है। प्रतिजन के समय सबसे पहले अनुक्रिया इसके द्वारा होती है, प्रतिजन के समय सबसे पहले अनुक्रिया कौन करती है, ये करती है एम। ये 3-4 विशेषताएं हैं। कौन सी जमीन आकार में सबसे बड़ी होती है, एम आपको ध्यान रखना। क्या होती है, आई। ये 4-5 विशेषताएं आईजीजी की बात करें, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है, सबसे हल्की होती है। आईजीए माता के दूध में पाई जाती है, कोलेस्ट्रॉल में पाई जाती है। आईजीएम सबसे भारी होती है और प्रतिजन के समय क्रिया करती है सबसे पहले। आईजीई एलर्जी के समय उत्पन्न होती है। ये 4-5 विशेषताएं जो ग्लोबुलिन की है, ये आपको ध्यान में रखनी है। उत्तर नंबर आपका 4 इसका राइट आंसर होगा। निष्क्रिय प्रतिरक्षा किसके इंजेक्शन के द्वारा उत्पन्न की जाती है, निष्क्रिय जो प्रतिरक्षा है एंटीबॉडी द्वारा दी जाती है। एंटीबॉडी निष्क्रिय प्रतिरक्षा एंटीबॉडी दी जाती है। ऑन्कोजीन आप सबको पता है कैंसर से संबंधित होते हैं, ऑन्कोजीन क्या बताइए। लास्ट एंट्रिक्यूलिन ये एक प्रकार के प्रोटीन हैं जो प्रतिरक्षा से संबंधित होते हैं, किसके द्वारा प्रभावित होते हैं,
3:5 के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं। 3:5 के द्वारा प्रभावित किए जाते हैं कि रूप से क्या होते हैं, एक प्रकार के प्रोटीन है प्रतिरक्षा में काम करते हैं। इस प्रकार से अपने आप सॉल्यूशन देखा है, 1 घंटे का टाइम होगा, वो क्या होगा 1 घंटा 9 मिनट का समय हो चुका है। इसके अंतर्गत हमने पूरे आपके 45 प्रश्न आज की इस वीडियो में देखे हैं। आशा करता हूँ आपको समझ में आए होंगे, मजा आया होगा। निश्चित रूप से आगे बायोलॉजी को रटना नहीं है, इस तरीके से समझना है। सभी सॉल्यूशन हम इस तरह चलते रहेंगे। अभी के वीडियो में फिर आपको मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। जिन छात्रों ने टेस्ट नहीं ली है उनके लिए अभी आज की तकलीफ कर सकते हैं।